Hey all, this is Palak Nanang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर, सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। पहला लेक्चर जो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है ट्रांसपोर्ट की, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, ये सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी पिछले क्लास में। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, नॉर्मली कोई भी सब्सटेंस अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, वो सिंपल डिफ्यूजन। पैसिव मूवमेंट होता है प्लस डाउनहिल मूवमेंट होता है, इसमें एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपल होता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें हमको एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, तो डाउनहिल हुआ और एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, बट इसमें प्रोटीन काम का होता है, तो वो इनहिबिशन का फीचर शो करता है, प्लस सैचुरेशन इफेक्ट शो करता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। सैचुरेशन इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में सब्सटेंस डालेंगे तो एक लेवल तक तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, बट उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप इन द सेंस कि वही लेवल पे करेगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये होता है अपोजिट, अपहिल मूवमेंट होता है, मतलब लो कंसंट्रेशन से जाएगा हाई कंसंट्रेशन में, अपहिल मूवमेंट, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि वो उल्टा जाना है उसको, तो एटीपी चाहिए। ये हुआ हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मोबाइल कैरियर प्रोटीन बोलते हैं जिसको। तो अगेन ये भी सैचुरेशन इफेक्ट भी शो करेगा और साथ ही साथ ये इनहिबिशन का प्रॉपर्टी भी शो करेगा, मतलब इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर। ये हमारा कंप्लीट हुआ था तीन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन था। अब इसमें हम लोग ने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस करने के लिए जो प्रेशर हो रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। उसके अलग अलग हमने फैक्टर्स देखे थे, उसके अलग अलग हमने देखा था किस में ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, किस में कम। जैसे सोर्स में ज़्यादा होता है सिंक से, इलेक्ट्रोलाइट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा होता है, जिसका हमने प्रॉपर एग्जाम्पल देखा था कि कहाँ से कहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। OP=INRT पढ़ा था। फिर उसमें बाद में दो और प्रेशर पढ़े थे, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर वो जो वॉल पे सेल से वॉल पे लगा रहा है, और वॉल प्रेशर वो जो वॉल सेल से पे लगा रहा है। बस यहाँ पे हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोगों को मेन जो चीज़ करनी है वो है वाटर पोटेंशियल, बट उससे पहले मैं एक और चीज़ दो और चीज़ मैं पढ़ाऊँगी, दैट इज़ डिफ्यूजन प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर सबसे पहली चीज़, तो ये क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस डिफ्यूजन करने के लिए जो प्रेशर लगा रहा है दैट इज़ डिफ्यूजन प्रेशर। जैसे कि अब ये हमारे पास है एक बीकर जिसमें है प्योर वाटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया प्योर वाटर, तो वाटर ही डिफ्यूजन करने के लिए जो प्रेशर लगा रहा है उसको बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, मतलब वाटर ही वाटर है, तो डिफ्यूजन प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय द वाटर इज मैक्सिमम। अगर हम लोग एक ऐसा बीकर लेते हैं जिसमें वाटर तो है बट कुछ इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स भी, मान लो 5 ग्राम शुगर ले लिया मैंने, तो वाटर प्लस शुगर लिख देती हूँ मैं। अब क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है जो हिंड्रेंस दे रहे हैं डिफ्यूजन प्रेशर लगाने के लिए वाटर को, तो डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज फ्री एनर्जी। दोनों में पढ़ेंगे। अब फ्री एनर्जी होता क्या है, ये हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल में, बट अभी आप सुन लो तो ईजी होगा। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है सिर्फ, है ना, जिसको मैं बना देती हूँ अभी ब्लू में, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के पास फ्री एनर्जी है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो आसपास में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री एनर्जी। अब इसमें क्योंकि सिर्फ प्योर वाटर है तो फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर इज़ मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें हमने शुगर के मॉलिक्यूल्स भी डाल दिए हैं, तो अब वाटर को आसपास घूमने में, ट्रेवल करने में रेजिस्टेंस आ रहा है किसी दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से, तो उसकी जो फ्री एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, तो फ्री एनर्जी डिक्रीजेस।
ये डिफ्यूजन प्रेशर। अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डेफिसिट मतलब ऑब्वियसली डिफ्यूजन प्रेशर का थोड़ा अपोजिट जाएंगे, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट नाम से ही पता चल रहा है। तो पहले मैं लिख देती हूँ DPD, डिफ्यूजन प्रेशर। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के नाम। पहले तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट DPD भी होता है, सक्शन प्रेशर भी होता है। DPD नाम दिया मेयर ने और सक्शन प्रेशर नाम दिया रेनन ने। रेनिन नहीं है, रेनन है। इसके अलावा एक और इसको बोलते हैं हम डिमांड फॉर वाटर। ठीक है, DPD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DP। ऑब्वियसली डेफिसिट है तो इसका उल्टा हो जाएगा। DPD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट और ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है। तो इसकी सारी नॉर्मल डिस्कशन हो गई। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, अब देखो हमारे पास ये प्योर वाटर है, हमने लिया है। इसके अंदर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर है तो डिफ्यूजन प्रेशर तो मैक्सिमम है, पर लेकिन प्योर वाटर को रोकने वाला कोई नहीं है, कि डिफ्यूजन करने के लिए रोकने वाला कोई नहीं है, तो इसकी DPT 0 होगी। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर सब लगा रहे, मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर है, लेकिन डिफ्यूजन रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज 0। लेकिन यहाँ पे वाटर और शुगर है, तो शुगर है कुछ तो है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ जाएगा, 0 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे 0 क्यों था? पहली बात तो देखो, यहाँ पे हम लोग ने शुगर के मॉलिक्यूल्स डाले, इसका मतलब सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूट डालने की वजह से DPT इंक्रीज हो गया। तो इससे ये तो पता चल गया सॉल्यूट ज़्यादा DPT ज़्यादा। अब हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि OP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट, तो इसका मतलब अल्टीमेटली A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C, तो इसलिए DPT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा। इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ कि यहाँ पे DP मैक्सिमम था, डिफ्यूजन प्रेशर जो वाटर लगा रहा था वो मैक्सिमम है, बट DPT 0 है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसका मतलब ये कि डिफ्यूजन, तो देखो प्योर वाटर है, वो डिफ्यूजन करने के लिए जो प्रेशर लगा रहा है वो सिर्फ प्योर वाटर है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं है ना, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट तो 0 होगा। अब एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ तक होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विल ऑकर फ्रॉम लो DPD टू हाई DPD। ऐसा क्यों, ये मैं बताती हूँ, ये मैं 2 सेकंड में बताती हूँ। इसके पहले DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ये याद रखना। ठीक है, अब मैं ये बताती हूँ कि लो DPD से हाई DPD क्यों जाएगा। यहाँ पर लो DPD ये है, हाई DPD ये। हमने देखा था ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से लेकर के वहाँ जाएगा, जहाँ पे पानी कम है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पानी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, पानी कम है, तो यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगा। अगर हम इसको कनेक्ट कर दे तो यहाँ से यहाँ पे जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे DPT क्या है, कम है, यहाँ पे DPT क्या है, ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम इसको OP से कंपेयर करें तो यहाँ पर OP क्या है, कम है, यहाँ पे OP क्या है, ज़्यादा है। तो लो OP से हाई OP या लो DPD से हाई DPD, ऐसे कनेक्ट कर पा रहे हो आप? मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर प्योर वाटर है, यहाँ पे शुगर भी एडेड है, तो पानी ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगा, जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से लेकर के दूसरी जगह पे जाएगा। तो ये हाँ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन गया, ये एक चीज़ जो हमने पढ़ी। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी, यहाँ पे OP कम है, यहाँ पे OP ज़्यादा है, तो लो OP से हाई OP गया। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी DPD यहाँ पर क्या है, कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। प्योर वाटर पे DPD कम होता है, वहाँ ज़्यादा होता है, तो DPD लो से हाई, ये 3 चीज़ समझे, और DP हाई से लो जाएगा। ठीक है, ऐसे सब चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ो। अब ये हम पढ़ेंगे DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। इसका मैं एक टेबल बनवाती हूँ, इससे पहले ये लिख लो। चलो, तो हम कुछ सेल्स का TP और DPD देखने वाले हैं। DPD मैंने क्या बोला, तो लिख भी उल्टा रही हूँ,
डीपीडी मैंने क्या बोला, ओपी माइनस टीपी। ठीक है, हम किस किस का देखेंगे, एक फ्लैसिड सेल का देखेंगे, एक हम देखेंगे पार्शियली टर्जिड, एक हम देखेंगे फुल्ली टर्जिड, और लास्ट हम देखेंगे प्लाज्मोलाइज्ड। आई स्वेयर मैंने आज इसमें इंक डाली थी फिर भी नहीं चल रहा है ये। पिछली बार तो नहीं चल रहा था, आज भी नहीं चल रहा है। चलो, मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था कि ये फ्लैसिड, पार्शियली टर्जिड, फुल्ली टर्जिड और प्लाज्मोलाइज्ड क्या होता है। फिर से अगर मैं रिपीट करना चाहूँ तो फ्लैसिड सेल क्या होता है कि, पहले डायग्राम बना देती हूँ। ये एक सेल है हमारी प्यारी सी। ये फ्लैसिड कब होगी, जब इसके अंदर से काफ़ी सारा जो सैप है वो बाहर निकल चुका है, ये फ्लैसिड है। फुल्ली पार्शियल टर्जिड मतलब थोड़ा सा ये गेन कर रही है अंदर का सेल, सैप। सैप क्या होता है, वैक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको सैप बोलते हैं। ठीक है, फुल्ली टर्जिड मतलब एकदम मस्त खा पी के एकदम खुश है, वो फुल्ली टर्जिड है। और प्लाज्मोलाइज्ड मतलब अब इसकी कोई हिम्मत नहीं है, वो ऑलरेडी यू कैन से के इट इज़ डेड। ठीक है, ये सेल्स है फ्लैसिड सेल, पार्शियल टर्जिड, फुल्ली टर्जिड और प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, अब फ्लैसिड सेल के अंदर टीपी क्या होता है, उससे पहले टीपी क्या होता है, सेल सैप जो वॉल पे प्रेशर लगा रही है या प्रोटोप्लाज्म पे प्रेशर लगा रही है उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेल फ्लैसिड है, ऑलरेडी वो सुखड़ी हुई है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो क्या प्रेशर लगाएगी, तो टर्गर प्रेशर इसमें क्या होता है, 0। पार्शियली टर्जिड तो जो भी सेल सैप है वो कुछ तो प्रेशर लगा सकते हैं ना, वॉल पे या प्रोटोप्लाज्म पे कुछ प्रेशर लगाएंगे। अब क्या होता है कि इसमें टर्गर प्रेशर जो है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर जितना के हिसाब से टर्गर प्रेशर अपना लगाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये पार्शियल टर्जिड, फुल्ली टर्जिड है, तो इसमें जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना उतना ही वो टर्गर प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, फुल्ली टर्जिड में मैं लिख देती हूँ ओपी के बराबर वो टर्गर प्रेशर लगाएगा। इसमें क्योंकि फुल्ली टर्जिड नहीं, उससे थोड़ा सा कम है, तो ओपी से कम लगाएगा, तो मैं इसमें 0 to OP ऐसा लिखती हूँ। समझे, अगर फुल्ली टर्जिड है तो जितना इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना फोर्स, उतना प्रेशर लगा रहा है वॉल पे, तो टर्गर प्रेशर विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इसमें क्योंकि कम है, थोड़ा सा पार्शियली टर्जिड है, तो ओपी जितना प्रेशर नहीं लगा पाएगा, उससे कम, तो 0 से ओपी जितना कितना भी लगा पाएगा, वो डिपेंड करता है वो कितना टर्जिड है। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड मतलब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो कुछ प्रेशर लगाएगा नहीं, तो ये माइनस टीपी लगाएगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब टर्गर प्रेशर इसमें नहीं लग रहा है, ये मर चुका है, ये कुछ भी नहीं, तो नेगेटिव में जाएगा। अब डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। फ्लैसिड सेल का ओपी वो तो ओपी है, टीपी कितना है, 0, तो ये ओपी के बराबर। ये ओपी से 0 से ओपी कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको कंसिडर कर लेते टीपी ही है, तो ये ओपी माइनस टीपी ही रहेगा। हम इसकी वैल्यू कुछ अपनी मर्जी से नहीं देते, तो टीपी को टीपी ही रहने देते, कुछ भी हो सकता है 0 से ओपी के बीच में। इसमें ओपी तो ओपी है और टीपी की वैल्यू क्या है, वो भी ओपी है, तो इसमें डीपीटी क्या हुआ, 0। ठीक है, और इसमें माइनस टीपी है, तो ओपी माइनस माइनस टीपी, तो क्या हुआ, ओपी प्लस टीपी। समझ रहे हो, मैंने क्या बोला, फ्लैसिड सेल है, उसके अंदर टर्गर प्रेशर कुछ भी नहीं लग रहा, वॉल पे कोई प्रेशर लगा ही नहीं पा रही है वो, तो टर्गर प्रेशर हुआ 0। क्योंकि टर्गर प्रेशर 0 है तो डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, तुमको पता है, तो ओपी माइनस 0 तो ओपी रहेगा। पार्शियली टर्जिड मतलब थोड़ी सी टर्जिड है, वो 0 से लेकर के ओपी तक कितना भी प्रेशर लगा सकती है, तो ओपी और टीपी हम लोग अपने हिसाब से वैल्यू तो कुछ अज्यूम नहीं करेंगे, तो उसको टीपी रहने देंगे, तो ओपी माइनस टीपी। फुल्ली टर्जिड मतलब एकदम प्रॉपरली फूल चुकी है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर के बराबर है। एक चीज़ याद रखना कि टर्गर प्रेशर कैन बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर बट विल नेवर बी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब टीपी इज इक्वल टू ओपी हो सकता है बट टीपी ग्रेटर देन ओपी नहीं हो सकता। ये ओपी है, टीपी है ओपी के बराबर, तो ओपी माइनस ओपी, टीपी की जगह मैंने क्या लिखा, ओपी लिखा, तो 0 आया, तो पार्शियल टर्जिड में डीपीडी इज 0।
प्लाज्मोलाइज्ड में माइनस टीपी है, तो ओपी माइनस माइनस टीपी, टीबी की जगह पे मैंने माइनस टीपी लिखा, तो ओपी प्लस टीपी। इतनी तो मैथ्स आपको आती है ना। चलो अब हम आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज़ वाटर पोटेंशियल। अब आप उसको ऐसे देखोगे तो वाटर पोटेंशियल इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। हम उसको बहुत ऐसे सरल तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना तो ईजी है, आ जाएगा, ज़्यादा कुछ ऐसे कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम पहले से ही पढ़ेंगे तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगी बाकी बच्चों की तरह, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल से। ठीक है, वाटर पोटेंशियल जिसकी यूनिट है पास्कल। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे साई डब्ल्यू बोलते हैं इसको, जिसकी स्पेलिंग है PSI, जिसमें P साइलेंट है। लाइफ इतनी इजी नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? साई डब्ल्यू। सिमिलरली हम ऐसे लिखेंगे साई S, साई P। ठीक है, दिस इज वाटर पोटेंशियल, दिस इज सॉल्यूट पोटेंशियल, दिस इज प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई S प्लस साई P, जिसको हम इंडिविजुअली अभी हम पढ़ने वाले, तो हमको पूरा वाटर पोटेंशियल समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। क्या बोला अभी तक मैंने? एकदम बेसिक बात है कि वाटर पोटेंशियल की यूनिट है पास्कल। इसका फॉर्मूला है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई S प्लस साई P, और कुछ नहीं, बस इसको साई प्रोनाउंस करते हैं। ये वाटर पोटेंशियल, ये सॉल्यूट पोटेंशियल, ये प्रेशर पोटेंशियल। अगर नहीं याद रह रहा है तो मैं लिख भी देती हूँ। एक साई डब्ल्यू है, एक साई S है, एक साई P है। सो दिस इज वाटर पोटेंशियल, साई S इज सॉल्यूट पोटेंशियल, और साई P इज प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं साई डब्ल्यू की। साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल इज द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, या उसकी काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी एक बीकर है, उसके अंदर अगर प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में ऑलरेडी अभी स्टार्टिंग में ही बोला, प्योर वाटर की काइनेटिक एनर्जी क्या है या उसकी फ्री एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा है। वो कहीं पर भी मूव कर सकता है, उसकी जिधर इच्छा है उधर मूव कर सकता है। तो वही जो एनर्जी है उस मॉलिक्यूल के पास, उसी को हम लोग बोलते हैं साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल। तो मूवमेंट करने के लिए जो भी मॉलिक्यूल के पास फ्री एनर्जी स्लैश काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे ही हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, वैसे ही उसकी फ्री एनर्जी बढ़ेगी। ऑब्वियसली हम ये भी बात कर चुके हैं, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली फ्री एनर्जी बढ़ेगी। तो इसलिए प्योर वाटर में सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स किस में है? प्योर वाटर में। तो इसलिए इसके अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो हाईएस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब जिसके अंदर मिलावट हो कोई भी सॉल्यूट की। तो किस में मैक्सिमम है वाटर पोटेंशियल? प्योर वाटर के अंदर। प्योर वाटर के अंदर वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है, और क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसलिए उनकी एनर्जी मूवमेंट करने के लिए उनकी फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो छोटे 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 बच्चे, और जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है वो बड़े लोग हैं जो छोटे बच्चों का ध्यान देते हैं। अब अगर बड़े लोग नहीं होंगे तो उनकी मर्जी इधर 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 ऐसे भाग भाग करेंगे, कोई बोलने वाला भी नहीं है। लेकिन बड़े लोग यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उनको रोकेंगे, भाई शांति से बैठो, इधर उधर मत घूमो, लग जाएगी, या कुछ भी ऐसा बोलते हैं। तो जो हमारे पास छोटे बच्चे हैं यानी वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो फ्री एनर्जी है उनके पास बहुत सारे हैं, अगर वो प्योर वाटर के फॉर्म में है तो मैक्सिमम इन प्योर वाटर। अब प्योर वाटर के अंदर एग्जैक्टली कितनी होती है साई डब्ल्यू की वैल्यू? वो होती है 0। 0 इज़ द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या? अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स आती हो तो इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 है तो इससे कम ही होगी बाकी सबकी, और कम मतलब नेगेटिव होगी। तो यूजुअली जो भी हम वाटर पोटेंशियल निकालते हैं वो यूजुअली नेगेटिव वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ साई डब्ल्यू इज़ नेगेटिव।
यूजुअली प्योर वाटर में क्या है 0, तो अब बाकी सब में जिसमें भी मिलावट होगी तो उससे कम ही होगी, तो कम यानी नेगेटिव में जाएगी। बट इसमें एक कंडीशन है, प्योर वाटर में भी 0 कब होगी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नो प्रेशर। नो प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर का मैं आगे बताती हूँ ऐसा क्यों। तो प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1 atm या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ही साई W 0 होगा। ऐसा क्यों होता है, प्रेशर जब 1 atm या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तब साई P की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। जब प्रेशर की वैल्यू 1 atm या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है तो साई P की वैल्यू 0 हो जाती है। अब अगर साई P 0 है तो फॉर्मूला में रख के देखो तो वो क्या होगा, साई W इज इक्वल टू साई S। ठीक है, सिर्फ इतना बचा। अब ये मैं आगे बताऊंगी कि क्या हो रहा है। अभी इसको इधर ही स्टॉप कर देते हैं, इसको आगे कंटिन्यू बाद में करेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं। मैं वापस बोलती हूँ, वाटर पोटेंशियल की यूनिट है पास्कल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साई, ये क्योंकि साई W साई S साई P है वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू इसकी 0 है तो यूजुअली ये नेगेटिव जाता है। प्योर वाटर में मैक्सिमम होता है। वाटर पोटेंशियल इज एक्चुअली द फ्री एनर्जी ऑफ एनी वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। अगला आ रहा है हमारे पास सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल। इसको समझना तो आगे ज़्यादा समझ में आएगा। सॉल्यूट का इफेक्ट वाटर पोटेंशियल पे, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। इसका मतलब साई एस की जो वैल्यू है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। कैसे, वो भी मैं बताती हूँ, रुक जाओ। साई एस की जो सॉरी, तो कहाँ पे थे हम लोग वापस बोलती हूँ। साई एस यानी सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल पे सॉल्यूट, वही सेम हिंदी में बोल रही हूँ, वाटर पोटेंशियल पे सॉल्यूट जो इफेक्ट कर रही है वो सॉल्यूट पोटेंशियल है। अब मैंने क्या किया, सॉल्यूट बढ़ा दिया। एक हमारे पास बीकर है, उसके अंदर हमारे पास प्योर वाटर है। वाटर है तो ब्लू में बनाते हैं। ठीक है, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा दी एज कंपेयर टू प्रीवियस बीकर। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल हो जाएगा कम। क्यों ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा उसके पास फ्री एनर्जी होगी। अगर फ्री एनर्जी ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब हमने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, इसका मतलब फ्री एनर्जी क्या हुई, कम हो गई। हमने सॉल्यूट डाला तो वो 0 से कम हो जाएगी, तो वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, कम हो गया। सॉल्यूट के डालने से वाटर पोटेंशियल कम हुआ। इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर, सॉल्यूट बढ़ा तो वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ। सॉल्यूट का इफेक्ट वाटर पोटेंशियल पे ये हुआ कि वाटर पोटेंशियल कम हुआ। इसका मतलब अल्टीमेटली सॉल्यूट पोटेंशियल कम हुआ। अगेन सॉल्यूट पोटेंशियल, पहली बात तो क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूट हमने जब बढ़ाया तब हमने देखा कि वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ। क्यों, जब वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा था यानी प्योर वाटर था तब वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि फ्री एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। अब हमने उसके अंदर डाल दिया सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डालने की वजह से वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया क्योंकि उसकी फ्री एनर्जी कम हो गई। सॉल्यूट बढ़ाया, वाटर पोटेंशियल कम हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अल्टीमेटली सॉल्यूट के बढ़ाने से, तो सॉल्यूट का इफेक्ट ऑन वाटर पोटेंशियल इज गोइंग डाउन, इज नेगेटिव। तो सॉल्यूट बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल कम हुआ, सो इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। तो इसीलिए सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम हो गया। समझे, सॉल्यूट बढ़ाया तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ।
ये तो वैल्यू समझ में आ गया। अब हमको सॉल्यूट पोटेंशियल देखना है कि वो बढ़ा के कम हुआ। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है? इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल। इस वाटर पोटेंशियल पे सॉल्यूट का इफेक्ट क्या है कि वाटर पोटेंशियल कम कर रहा है। वाटर पोटेंशियल कम हुआ सॉल्यूट की वजह से, तो अल्टीमेटली इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल भी कम हुआ, यानी सॉल्यूट पोटेंशियल कम हुआ। इसीलिए जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट है। अगर आप यहाँ देखो सॉल्यूट बढ़ रहा है तो सॉल्यूट पोटेंशियल अल्टीमेटली कम हो रहा है, इसलिए अपोजिट है। अगर हम लोग सॉल्यूट पोटेंशियल कम करेंगे तो वाटर पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। मैंने दो बातें बहुत कंफ्यूजिंग बोले, मैं वापस बोलती हूँ। पहली बात तो हमने जब सॉल्यूट बढ़ाई, ठीक है, हमने सॉल्यूट की वैल्यू या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मोस्ट प्रिसाइजली बढ़ाई, तो उससे हमारा क्या हुआ? वाटर पोटेंशियल कम हुआ। सॉल्यूट की वैल्यू बढ़ाने से हमारा वाटर पोटेंशियल कम हुआ और इस वजह से इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। वापस बोल रही हूँ, सॉल्यूट की हमने बढ़ाई कंसंट्रेशन, इस वजह से वाटर पोटेंशियल जो पहले प्योर वाटर था उसके पास फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, वो आराम से जिधर मर्जी जाए उधर घूम सकता था। अब क्योंकि हमने उस अगले बीकर के अंदर सॉल्यूट डाला है तो इसका मतलब उसकी वाटर पोटेंशियल कम हुई, यानी फ्री एनर्जी कम हुई। फ्री एनर्जी तब कम होगी जब हम किसी भी चीज़ के अंदर सॉल्यूट डालते, किसी भी पानी के अंदर सॉल्यूट डालते तो वाटर की फ्री एनर्जी कम हो जाती है। तो इसलिए अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल कम हुआ, क्योंकि वाटर पोटेंशियल इज द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्यूट बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल हमारा कम हो गया। तो हमको देखना है कि साई एस क्या हुआ। सॉल्यूट इज नॉट साई एस, सॉल्यूट पोटेंशियल इज इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूट का इफेक्ट ऑन वाटर पोटेंशियल ये था कि सॉल्यूट बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल कम हुआ, तो इसलिए अल्टीमेटली साई एस भी कम होगा। तो हमने देखा कि सॉल्यूट बढ़ाने से क्या हमारा कैलकुलेशन आया कि साई एस कम हुआ, तो इसलिए हमने बोला कि साई एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। इतना समझ में आया। अब जब हम साई एस की वैल्यू जो है वो कम कर रहे हैं, ठीक है, साई एस की वैल्यू हमने कम की तो साई डब्ल्यू की वैल्यू कम हुई। इतना तो आपको समझ में आया। हम पहले ऐसे जा रहे थे, अब ऐसे जा रहे हैं, पहले ऐसे नाक पकड़ रहे थे, अब हाथ घुमा के नाक पकड़ रहे हैं। तो साई एस कम हुआ तो वाटर पोटेंशियल भी कम हुआ, तो इसका मतलब ज़ीरो से कम हुआ। ज़ीरो से कम मतलब नेगेटिव में जाएगा, या फिर ऐसा मान लो पहले था -2 तो अब कम हो के क्या हो गया -4, तो नेगेटिव वैल्यू तो बढ़ी ना। समझ रहे हो? देखो साई एस हमने पहले कम किया तो साई डब्ल्यू कम हुआ। साई डब्ल्यू कम हुआ का मतलब क्या है कि उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो बढ़ गई। पहले -2 था, अब -4 हो गया। ये दो चीज़ें आपको समझ में आई। सबसे पहले मैंने वाटर पोटेंशियल के बारे में बोला कि वाटर पोटेंशियल इज द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। प्योर वाटर के अंदर वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 0 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर या नो प्रेशर, ठीक है। अब वाटर सॉलिड पोटेंशियल पे गए। सॉलिड पोटेंशियल इज इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल, ठीक है। मैंने बोला साई एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि जब हमने सॉल्यूट बढ़ाया तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ, और वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से हमने ये इन्फरेंस निकाला कि सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम हुआ। तो अल्टीमेटली सॉल्यूट पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। जब हम सॉल्यूट पोटेंशियल को कम करते हैं तो हमारी नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल बढ़ जाती है। ये हमारे दो चीज़ कंप्लीट हुई, एक वाटर पोटेंशियल, एक सॉल्यूट पोटेंशियल। एक और पॉइंट मैं बता देती हूँ। सॉल्यूट पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू होती है ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब ये तीन हो गए तो ये दो हो गए, तो तीसरा भी बता देती हूँ। साई पी इज यूजुअली पॉजिटिव, ठीक है। साई पी इज प्रेशर पोटेंशियल। अब पहले इतना लिखो फिर मैं बताती हूँ। एक काम करो, प्रेशर पोटेंशियल भी सुन लो। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है कि जब प्रेशर पोटेंशियल 0 है तो साई पी की वैल्यू जो होगी, सॉरी, जब प्रेशर 180 है तो साई पी की वैल्यू जो होगी तो वो 0 होगी, यानी कि साई एस इज इक्वल टू साई डब्ल्यू, ठीक है। पर जब हम लोग प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वाटर पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वो इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू पुशिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वन साइड टू द अदर।
अगर प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर के वहाँ तक पानी का ट्रांसपोर्ट ईजी होगा। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ट्रेवल कैसा करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक। क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल हाई कहाँ पे है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, और वाटर पोटेंशियल लो कहाँ पे है, जहाँ पे पानी कम और सॉल्यूट भी है उसके अंदर। पता है हमने सेम ऐसा उसमें भी पढ़ा था, इसमें डीपीटी कम होगा, इसमें डीपीटी ज़्यादा होगा, इसमें ओपी कम होगा, इसमें ओपी ज़्यादा होगा। तो मैं आपको याद दिलाऊँ तो क्या क्या था, हाई कंसनट्रेशन से लेके लो कंसनट्रेशन, हाई वाटर पोटेंशियल से लेके लो वाटर पोटेंशियल, लो डीपीटी से हाई डीपीटी, लो ओपी से हाई ओपी, और हाई डीपी से लो डीपी। ठीक है, सब आपको मैंने एक साथ मिक्स करके बताया। लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन होगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर, लो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट से हाई डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और ये क्या था, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इसमें वापस बैक टू दिस वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल जाएगा, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से जाएगा वहाँ पे जहाँ पर पानी कम है। अब मैंने यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ाया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने वाटर पोटेंशियल बढ़ाया। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इफ इट इज़ ग्रेटर देन 1 atm दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द वाटर पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पर वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ पर पानी का ट्रांसपोर्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि हाई से लो जाता है पानी। तो जब हम प्रेशर पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू पुशिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो क्या अल्टीमेटली हुआ, प्रेशर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, और सॉल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। और अगर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा तो नेगेटिव, सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल बढ़ेगी। ठीक है, इतना हुआ हमारा वाटर पोटेंशियल। जो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू है वो होती है माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रेशर पर, सॉरी, सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू माइनस ओपी एंड प्रेशर पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू टर्गर प्रेशर। इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसको याद रखो। ठीक है, वापस अगर मैं बोलूँ, रिपीट करती हूँ, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, फ्री एनर्जी ऑफ एनी वाटर मॉलिक्यूल। इसकी यूनिट है पास्कल यानी PA। इसको हम साई बोलते हैं, साई W, साई S, साई P। वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, फ्री एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि मैक्सिमम होती है प्योर वाटर में एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नो प्रेशर। तो इट इज़ 0। जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल इज इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट है, और सॉल्यूट पोटेंशियल जिससे हम कम करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल विल इंक्रीज। ये इधर देखा। प्रेशर पोटेंशियल क्या है कि जब हम लोग प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसका मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल। लास्ट में हमने ये दो चीज़ देखी, साई एस इज माइनस ओपी एंड साई पी इज टीपी। अब इसको लिखो, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा तो लेक्चर के साथ साथ लिखते रहने का। और फिर उसके बाद हम आगे एक टेबल करते हैं, जैसा हमने डीपीटी के लिए किया था वैसा सेम हम इसके लिए करेंगे। चलो फिर से हमारे सब टाइप ऑफ सेल में आ जाते हैं। एक प्लेसिड सेल, एक पार्शियली टर्जिड, एक फुल्ली टर्जिड, और एक प्लाज्मोलाइज्ड। हमको वापस वही टेबल बनानी है, बट इस बार हम लोगों को निकालना है वाटर पोटेंशियल। तब हमने क्या निकाला था, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अभी हम क्या निकालेंगे, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया, साई एस प्लस साई पी। साई एस की वैल्यू है माइनस ओपी और साई पी की वैल्यू है टीपी। अब हमको इसमें वाटर पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला साई एस प्लस साई पी सब जगह लिख देते हमारी कन्वीनियंसी के लिए। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है सबका वाटर पोटेंशियल। देखो साई एस की वैल्यू तो सब में माइनस ओपी है, ये तो हमको पता है।
ठीक है, हमको अल्टीमेटली साई पी की वैल्यू निकालनी है। फ्लैसिड सेल में जो टर्गर प्रेशर होता है वो क्या होता है, 0। मैं यहाँ पे लिखती हूँ टी पी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है, साई पी इज इक्वल टू टी पी। जब टी पी 0 है तो साई पी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो बस +0 इज इक्वल टू -OP। इतना समझे। मैंने क्या किया, टीपी की वैल्यू 0 ली, जैसे हम लोग ने डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में किया था वैसा सेम टू सेम हम इसमें करेंगे। टीपी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, साई एस की तो वैल्यू सब में -OP ही है, ठीक है। पार्शियली टर्जिट, इसमें क्या थी, टीपी की वैल्यू 0 से OP तक कुछ भी होगी तो हम उसको टीपी ही कंसीडर करेंगे। पिछली बार भी हमने यही किया था, इस बार भी टीपी कंसीडर करेंगे। तो साई पी की वैल्यू क्या होगी, टीपी। तो दिस इज -OP प्लस टीपी, ठीक है। अब साई एस की वैल्यू तो -OP, ठीक है। फुल्ली टर्जिट में क्या होता है, टीपी इज इक्वल टू OP, तो साई पी इज इक्वल टू OP होगा, तो -OP प्लस OP इज इक्वल टू 0। समझे, मैंने क्या किया, टीपी की वैल्यू डाली है सब में और कुछ भी नहीं किया। प्लाज्मोलाइज में क्या होता है, टीपी इज इक्वल टू -TP होता है, तो साई पी विल बी इक्वल टू -TP और ये -TP। बस इतना ही किया मैंने। फिर से बोलती हूँ मैं सब। फ्लैसिड सेल है, पार्शियल टर्जिट है, फुल्ली टर्जिट है, प्लाज्मोलाइज्ड है। फ्लैसिड मतलब ऑलरेडी श्रिंक हो चुकी है, पार्शियल टर्जिट मतलब उसमें अंदर थोड़ा सा सेल सेप है, फुल्ली टर्जिट मतलब बहुत सारा सेल सेप है, अच्छी खासी खाई पी हुई है, और प्लाज्मोलाइज्ड मतलब ऑलरेडी एट द स्टेज ऑफ डेथ, मतलब खत्म हो चुकी है वो। सबका वाटर पोटेंशियल हमको निकालना है कि क्या होगा। तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला है साई एस प्लस साई पी, सब जगह सेम लिख दिया। हमको पता है साई एस का फॉर्मूला है -OP, तो वो भी सब जगह लिख दिया। अब हमको अल्टीमेटली क्या देखना है, टीपी हमको वो सेम टू सेम चीज़ करनी है जो डीपीडी के लिए किया था। इसमें डीपीडी में क्या किया था, टीपी इज इक्वल टू 0, क्योंकि फ्लैसिड सेल है, कुछ भी टर्गर प्रेशर नहीं लगा पा रही है, तो 0। तो टीपी 0 होगा तो साई पी भी 0 हो जाएगा, इसलिए इसका अल्टीमेट आंसर सिर्फ -OP। इसमें 0 से OP के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए हम अपना अज्यूम नहीं करेंगे, उसको टीपी ही रहने देंगे। तो साई पी की वैल्यू भी टीपी होगी, तो इसमें टीपी रख दिया। इसमें टीपी इज इक्वल टू OP इन फुल्ली टर्जिट सेल, ये भी मैंने पहले बता दिया था। तो -OP प्लस OP क्या हो जाएगा, 0। और इसमें टीपी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ टर्गर प्रेशर हो जाएगी, तो साई पी की वैल्यू -TP हो गई और -OP -TP। सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब ये लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में विथ रिस्पेक्ट टू। एक डीपीडी का भी करवा देती हूँ और एक वाटर पोटेंशियल का भी करवा देती हूँ। मुझे आप इसमें बताओगे कि जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है ABCD में, जैसे A to B या A to D, ऐसे सीरीज में बताओगे ABCD का वो। तब तक मैं आपको लिख के देती हूँ दूसरा क्वेश्चन। उसमें भी आपको सेम यही करना है। पॉज करो, वीडियो को निकालने की कोशिश करो। आपको सिर्फ ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा ट्रांसपोर्ट, कहाँ से कहाँ तक होगा। इसमें ABC में भी कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे, मतलब तीनों में होगा पर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा ये बताना है, ठीक है। पॉज करो और कैलकुलेट करो।
मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर, होप्स आपने किया होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ पे होगा, लो डीपीडी से होगा हाई डीपीडी पे, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसमें सबसे लो वैल्यू कहाँ है, सी से जाएगा डी पे, डी से जाएगा ए पे, ए से जाएगा बी पे। कुछ नहीं किया मैंने, जहाँ पे वैल्यू कम थी वहाँ से ज़्यादा पे भेज दी, कुछ नहीं, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ लिखना भूल गई, सब में पास कर लगा देना, ठीक है। ये समझे, खाली लो वैल्यू से मैंने हाई पे लेके गई और कुछ भी नहीं किया। अब निकालना है हमको इसमें वाटर पोटेंशियल, ये देखने के लिए कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक होता है। हम सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल से ट्रांसपोर्ट बिल्कुल गैस नहीं करेंगे कहाँ से कहाँ तक होता है। ये दो दिया होगा, हम साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे वाटर पोटेंशियल, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि साई एस इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। हमको उसको खुद से नेगेटिव नहीं बनाना है, नेगेटिव की वैल्यू वो लोग क्वेश्चन में ही देंगे। जैसे साई एस की वैल्यू इसमें भी -10, इसमें -15, इसमें -8, सब में माइनस ही दी हुई है। तो हम खुद से ये गेस नहीं करेंगे कि ओ साई एस तो नेगेटिव होता है तो मैं इसको नेगेटिव कर दूंगी तो ये +10 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, इसको -10 रहने देना है। तो पहले हम ए का निकालते हैं। ए का क्या होगा, वाटर पोटेंशियल होगा -15 + 10 यानी -5, तो इधर मैं लिख देती हूँ -5। साई बी का क्या होगा, -8 + 2 -6। सी का क्या होगा, -10 + 5 -5। हमको क्या करना है, हाई वाटर पोटेंशियल से लेके जाना है हमको लो वाटर पोटेंशियल पे, ठीक है। मैथ साथ में लेके चलना है, मैथ्स का दिमाग बाहर नहीं निकालना। -5 और -6 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, जस्ट इन केस नहीं पता चल रहा है, पेन भी नहीं चलेगा। ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 आता है, यहाँ पर पहले -5 इधर आता है, -6 आता है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, -5 बड़ी है, यानी -5 बड़ी है -6 से। तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ पर होगा, ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, तो -5 से 6 जाएगा, तो मैं ए से बी कर सकती हूँ, ठीक है। -5 से -6 जाएगा, सी से बी कर सकती हूँ, और ये तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में आइसोटोनिक है तो आस पास जाते रहेंगे, या ऐसा हम लोग साइन बनाएंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल जाना है। माइनस को भूल जाके 6 से 5 लेके गए तो गलत है, फिर 0 -1 मार्क्स मिलेगा, फिर उसको आप मार्क्स आपको माइनस में मिलेंगे, इसलिए इस माइनस को कंसिडर करना और मैथ्स को साथ लेके चलना। -5 और -6 में से बड़ा कौन सा है, -5। हमको -5 से -6 लेके जाना, -5 से -6 लेके जाना, और ये इक्विलिब्रियम में। ऐसे हम वाटर पोटेंशियल का ट्रांसपोर्ट करेंगे। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी है, हाँ साई एस प्लस साई पी है, इसको नेगेटिव मत लेना, ये लोग क्वेश्चन में ही नेगेटिव देंगे साई एस। और अगर मान लो जस्ट इन केस नहीं भी दिया क्वेश्चन में कि तुम वहाँ पे फिर क्वेश्चन उठा के नहीं बैठ जाओगे कि साई एस नेगेटिव होता है, तुमने नहीं दिया, जो क्वेश्चन में उसको मान लेना, जो कि नहीं होगा ऑब्वियसली साई एस नेगेटिव ही होता है, पर तुम उसको और नेगेटिव करके उसको पॉजिटिव मत कर देना, उसको नेगेटिव रहने देना। बेसिकली तुम दोनों को ऐड करना है ये दोनों चीज़ें, -15 + 10 और -8 + 2, तो उससे वैल्यू निकालनी है, हाई से लो पे लेके जाना है, और ये आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी है, सिंपल। अब हम अगली जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मोलाइसिस। ज़्यादा नहीं बाकी है, सिर्फ 2 ही टॉपिक है, प्लाज्मोलाइसिस और इम्बाइबेशन, वही कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में, ज़्यादा नहीं कराऊंगी। तो प्लाज्मोलाइसिस में चालू करते हैं। हम एक ऐसी कंडीशन लेंगे जो कि झूठ मूठ की कंडीशन है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ झूठ मूठ की कंडीशन, वो भी पता चलेगा। झूठ मूठ की कंडीशन इसलिए है क्योंकि उसका हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा निमोनिक है, जो मुझे भी मेरी टीचर ने बताया था। क्या है वो, लाई, LIE, ये हमारा झूठ मूठ का कंडीशन है। L यानी लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, ये हमारा प्लाज्मोलाइसिस का फर्स्ट स्टेज है। I यानी इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस,
ये हमारा है प्लाज्मोलाइसिस का सेकेंड स्टेज, ई यानी एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ये है हमारा प्लाज्मोलाइसिस का थर्ड स्टेज। तो मैं सिर्फ स्टेजेस के नाम लिखे हैं, अब स्टेज लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और लास्ट वाला क्या है हमारा, थर्ड स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इज द स्टार्टिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। इसमें प्लाज्मोलाइसिस में एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना भी सेल का सैप है वो सब बाहर आ जा रहा है। तो बेसिकली वाटर अंदर से बाहर आ रहा है। अंदर से बाहर वाटर कब आएगा, जब अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बाहर। और ये कब होगी, जब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हम अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेंगे तो बाहर आएगा हमारा जो भी कंटेंट है सेल से। ठीक है, ये हमारा जो बाहर है ये प्रोटोप्लास्ट है, यानी जो इसकी बाहर की सेल वॉल और मेम्ब्रेन। ये जो मैंने सर्कल बनाया है दैट इज वैक्यूल, और वैक्यूल की जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। लेयर यानी उसकी कवरिंग। ठीक है, ये दो चीज़ आप समझे कि बाहर की जो लेयर है वो प्रोटोप्लास्ट, वैक्यूल की जो कवरिंग है वो टोनोप्लास्ट। अब लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस जो कि फर्स्ट स्टेज है प्लाज्मोलाइसिस का, उसमें क्या होता है कि वाटर बाहर निकलता है फ्रॉम द सेल। सबसे पहले वो वैक्यूल से बाहर निकलता है, सॉरी सबसे पहले साइटोप्लाज्म से बाहर निकलता है। साइटोप्लाज्म से बाहर सोल्यूशन के अंदर आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वैक्यूल से बाहर जाता है साइटोप्लाज्म पे, और साइटोप्लाज्म से बाहर आता है अल्टीमेटली। सो सबसे पहला कहाँ है, साइटोप्लाज्म एंड देन वैक्यूल। ठीक है, टर्गर प्रेशर इसमें डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो सेल जो है सेल वॉल से डिटैच हो रही है, सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे, क्योंकि वो श्रिंक होना चाह रही है। तो इस वजह से जो टर्गर प्रेशर है वो कम होने लगता है। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, आई गेस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है और ये छोटा सा ये वैक्यूल है एक्चुअली। चलो रुक जाओ। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है और ये साइटोप्लाज्म है। अब सही है, कुछ भी बना रही थी मैं। ठीक है, ये प्लाज्मोलाइसिस का फर्स्ट स्टेज है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म से बाहर निकलता है, उसके बाद वैक्यूल से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से बाहर, मतलब पहले साइटोप्लाज्म उसके बाद वैक्यूल से बाहर निकलना शुरू होता है। टर्गर प्रेशर इसमें कम होता जा रहा है। अब जो सेकेंड स्टेज है इसमें क्या है, टर्गर प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो इसकी वॉल है सेल मेम्ब्रेन की वो डिटैच हो जाती है सेल वॉल से। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा रहता है वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, ये हमारा वैक्यूल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म तो कम हुआ क्योंकि सेल श्रिंक हो रही है, पर अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की जो स्पेस है उसमें क्या होता है, वो खाली नहीं होती है। उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में घुसा रहता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो कंटेंट है जो कि वाटर है वो बाहर निकले जा रहा है, इसलिए वो सेल श्रिंक कर रही है। बट सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे बाहर का सोल्यूशन जो है वो आ जाता है, जिसको जो है एक्चुअली हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जो अंदर आ जाता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ये जो स्टेज है इसमें टर्गर प्रेशर 0 है, जो कि हमने किस में पढ़ा था, फ्लैसिड सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर कहाँ था, 0 था। जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से डिटैच हो जाती है। तीसरा जो केस है वो है थर्ड स्टेज, जिसको बोलते हैं एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इसमें जो टर्गर प्रेशर है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, जो हमने प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट में पढ़ा था अभी तक हमने जितनी भी टेबल पढ़ी है। तो इसमें जो नेगेटिव हो जाता है तो इसका डायग्राम में हम बनाते हैं। ये हमारा वैक्यूल है और बिल्कुल एकदम ही ऐसे श्रिंक हो गया है सेल वॉल, और जो बाकी सेल मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में स्पेस है उसमें वापस क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
इसमें टर्गर प्रेशर कम होता जा रहा है, इसमें 0 हो गया और इसमें बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया है। LIE झूठा मूठा प्लाज्मोलाइसिस मतलब लिमिटिंग, इंसिपिएंट और एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इसको लिखो। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इम्बाइबिशन। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं इम्बाइबिशन। इसमें हमको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, इसमें जो 4-5 पॉइंट है उसको ध्यान से सुन लेना, वही याद रखना है, इतना कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है। इम्बाइबिशन क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसके अंदर कोई भी कोलॉइड है, जिसको कोलॉइड मतलब क्या है वो आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे 12th में। कोलॉइड अगर कोई भी वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज नोन एज इम्बाइबिशन। बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन है विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, प्लस ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब वाटर अगर अब्जॉर्ब हो गया तो वापस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दिस इज इम्बाइबिशन। बेसिकली वाटर अब्जॉर्ब होने की वजह से जो सेल फूल जाती है, इसको इंक्रीज, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वाटर अब्जॉर्ब करने की वजह से जो वॉल्यूम की इंक्रीज हो जाती है, दैट इज इम्बाइबिशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वाटर अब्जॉर्प्शन इन वुड और सीड, यानी कि सीड की जो जर्मिनेशन होती है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो सीड है उसके अंदर होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? H2O को अब्जॉर्ब करता है और इस वजह से वो फूलता है सीड, और फिर फाइनली वो सीड का जर्मिनेशन होता है बेसिकली। और प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छे से H2O अब्जॉर्ब कर लेता है, तो सीड जर्मिनेशन। वुड के अंदर एब्जॉर्प्शन के पीछे है ना एक अच्छी सी बात है कि मान लो ये हमारा रॉक है, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं वुड, और फिर इसके साथ इसमें हम लोग डाल देते हैं पानी, H2O। अब वुड क्या करेगा कि इसको अब्जॉर्ब करेगा, इम्बाइबिशन करेगा और फूलेगा। फूलने की वजह से जो ये रॉक है ना, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो पहले के ज़माने में रॉक को तोड़ने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता था, ठीक है। इतनी बात हुई। अब अगार अगार जो होता है, इट हैज़ द हाइएस्ट एफिनिटी फॉर वाटर, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा इम्बाइबिशन करेगा। इसके अलावा सीरीज़ में जाए तो पैक्टिन, प्रोटीन, देन स्टार्च, देन सेल्यूलोज। इसको आपको याद रखना हो तो अगर पैक्टिन प्रोटीन है तो क्या स्टार्च सेल्यूलोज है, ऐसा याद रखो। मैं ऐसे इजी ऐसे क्वेश्चन लगता है ना तो याद रहता है। अगर पैक्टिन प्रोटीन है तो स्टार्च सेल्यूलोज है, क्वेश्चन मार्क। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, याद रख लेना। ये इसकी सीरीज़ है कि इस सीरीज़ में ये इम्बाइबिशन करेगा। अब एक जो सरफेस है जो इम्बाइबिशन करती है, एक जो चीज़ है जो इम्बाइबिशन जिसकी होती है, तो जिसकी इम्बाइबिशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इम्बाइबेट। जिसके ऊपर होती है उसको बोलते हैं इम्बाइबेंट। इसको आप कैसे याद रखोगे कि जो बेटा है वो ये छोटे छोटे जो बेटे हैं और वो कहाँ पे एक कोई भी बेल्ट या बैंड के ऊपर सोए हुए हैं। तो इम्बाइबेट वो जिसकी इम्बाइबिशन होनी है, मतलब मान लो वाटर, और इम्बाइबेंट वो जो मान लो वुड, ठीक है, उसके ऊपर इम्बाइबिशन होगी। इम्बाइबिशन में एक्चुअली क्या होता है कि पहले वाटर का एड्जॉर्प्शन होना चाहिए, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होना चाहिए, यानी फर्स्ट एड्जॉर्प्शन देन अब्जॉर्प्शन। हम जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो पहले बी आता है कि डी आता है, ऑब्वियसली बी। पर जब हम बायो पढ़ते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, पहले डी आता है फिर बी आ जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस पहले एड्जॉर्ब करेगा, मतलब एड्जॉर्ब मतलब अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ बाहर सरफेस पे ही अटैच हो रहा है, दैट इज एड्जॉर्प्शन। अंदर जा रहा है तो अब्जॉर्प्शन, ठीक है। बस इतना, कुछ ज़्यादा है नहीं इम्बाइबिशन में। इम्बाइबिशन क्या होता है? वाटर का अब्जॉर्प्शन जिसकी वजह से सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। यूजुअली वुड और सीड जर्मिनेशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर रॉक में क्रैक करना हो तो उस टाइम पे भी यूज़ होता है। सीरीज़ या अगार अगार, पैक्टिन, प्रोटीन, स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है। जो इम्बाइबेट है वो जिसकी इम्बाइबिशन करनी है वो इम्बाइबेट है, और जिसके ऊपर इम्बाइबिशन होगी वो इम्बाइबेंट है। कोई भी इम्बाइबिशन करना हो तो अब्जॉर्प्शन बाद में, पहले एड्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होता है, उसी को हम इम्बाइबिशन बोलते हैं। तो बस आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अभी के 2 लेक्चर्स। इसमें से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, बट यूजुअली उसमें से आते हैं, तो वो मिस मत करना। उसके पहले शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ये जो है वो सब कंप्लीट कर देना।
जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी तक मैंने कराए, टेक्स्ट बुक से कर लेना, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, वाटर पोटेंशियल के क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना। तब तक पढ़ते रहो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय।